Recording in progress. नया टॉपिक स्टार्ट करना है, डिमांड। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, लिखते जाना साथ साथ। This is demand. Demand is a quantity of a commodity, clear, that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. जब मैंने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया था तब मैंने वांट, डिमांड और डिजायर तीन चीजों पे डिस्कशन किया था। ठीक है, वांट इंसान की, एक पर्सन की नीड होती है, जरूरत होती है। डिजायर की बात करें तो डिजायर मतलब वो चीज जिसको कंज्यूमर की इनकम की वजह से कंज्यूमर परचेज नहीं कर पाता, बट परचेज करने का उसकी इच्छा बहुत है। मतलब डिजायर का मतलब ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, बट कंज्यूमर के पास एबिलिटी नहीं। फिर आती है डिमांड। तो डिमांड एक ऐसी चीज है जिसको कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है, परचेज करना भी चाहता है, उसके अंदर विलिंगनेस है, उसकी इच्छा है, लेकिन क्या उसके साथ साथ उसकी एबिलिटी भी है। अगर अपन डिजायर की डेफिनेशन देखते तो कंज्यूमर की विलिंगनेस तो होती, लेकिन कंज्यूमर की एबिलिटी नहीं है। और एबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इंसान की इनकम पे डिपेंड करती है। अगर कंज्यूमर की इनकम अच्छी होगी तो उसकी एबिलिटी किसी भी गुड्स को परचेज करने की अच्छी होगी, और अगर उसकी एबिलिटी या इनकम कम होगी तो वो किसी भी गुड्स को परचेज नहीं करेगा। अगर बात करें वांट्स की, तो वांट्स जो है वो इनकम पे डिपेंड नहीं करते। अगर कोई चीज मेरी वांट है तो वो मुझे खरीदनी ही पड़ेगी। जस्ट लाइक अगर अपन बात करें दुबई में पानी की, पानी कितना भी महंगा हो, एक भिखारी, एक पुअर पर्सन या उससे भी गिरा हुआ इंसान उस गुड्स को, उस वाटर को परचेज करेगा ही करेगा। क्लियर? इसके अलावा तीन चीजें तो पता ही है वांट्स में, फूड, क्लोथ और शेल्टर, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये चीजें कितनी भी महंगी हो जाए, अपनी इनकम भले ही ना हो, बट वी विल परचेज दैट। अगर अपन बात करें तो राइट नाउ अपन लोगों की इनकम जीरो है, सबकी इनकम जीरो ही होगी। तो इनकम जीरो होने के बाद भी हम लोग फूड भी लेते हैं, क्लोथिंग भी है, शेल्टर भी है हमारे पास। मतलब पैसा नहीं है फिर भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी और से उधार लिया है, शायद किसी और से पैसा ले रहे हैं, जस्ट लाइक पेरेंट्स अभी दे रहे हैं, है ना। अगर पेरेंट्स नहीं देते तो किसी से उधार लेते, क्योंकि कमा तो अभी रहे नहीं, लेकिन ये तीन चीजें चाहिए ही चाहिए। क्लियर? तो भले ही आपकी इनकम ना हो लेकिन आपकी वांट्स तो पूरी होती है। ठीक है, नहीं होती तो भीख मांगनी पड़ती है, उससे पूरी हो जाती, लेकिन पूरी होती है। फिर बात आती है डिजायर की। तो डिजायर सिर्फ इंसान की इनकम पे डिपेंड करता है। आप अपनी डिजायर, सॉरी, आप चाहो तो मर्सिडीज या उससे बड़ी कार भी अपनी वांट बना सकते हो, क्योंकि आपकी इनकम इतनी है। अगर आपकी इनकम नहीं है और आपकी एबिलिटी नहीं है उस गाड़ी को खरीदने की, तो वो आपकी डिजायर में रहेगी कि यार मेरी इनकम कम है इसलिए मर्सिडीज या उससे कोई बड़ी कार है, तो वो मेरी डिजायर है।
लेकिन जो इंसान महीने का 10 लाख 5 लाख कमा रहा है तो वो बोलेगा यार ये जो कार है ये मेरी डिजायर नहीं है, दिस इज माई डिमांड, मैं खरीद सकता हूँ। क्यों? मैं खरीदना तो चाहता ही हूँ, एज वेल एज मेरी खरीदने के लिए एबिलिटी भी है। तो एबिलिटी कुल मिला के इनकम पे डिपेंड करती है। बाकी हर इंसान की वॉन्ट्स तो सेम ही होती हैं, लेकिन डिमांड और डिजायर जो है इनकम पर डिपेंड। ठीक है, क्लियर? चलो अब आ जाओ डिमांड की डेफिनेशन पे बात। डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सो व्हाइल स्टडिंग डिमांड आपको सबसे पहले एक कमोडिटी को चूज करना पड़ेगा। कमोडिटी मींस क्या होता है? कमोडिटी कोई भी गुड्स या सर्विसेज, अपन कह सकते हैं सर कोई भी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो अगर सिर्फ इसी पूरे वर्ड पे फोकस करें, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सर किसी भी प्रोडक्ट की आप कितनी क्वांटिटी को परचेज करना चाहते हो? क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी अमाउंट परचेज, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आप परचेज करना चाहते हो किसी भी कमोडिटी की, है ना। अब कमोडिटी कैन बी या फूड प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट, है ना। इसके अलावा गाड़ी हो सकती है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है ना। अब सर्विस कैसे खरीदोगे भाई? एजुकेशन ले रहे हो, ठीक है, पेन ड्राइव खरीद रहे हो, सॉरी पेन ड्राइव बोल रहा हूँ, सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो, है ना। सॉफ्टवेयर आपके सीडी में है लेकिन उसको सर्विस कहा जाता है क्योंकि उसका मेन पर्पस सर्विसिंग होता है। क्लियर? तो डिमांड मतलब किसी भी प्रोडक्ट की आप कितनी क्वांटिटी, कितनी यूनिट्स परचेज करना चाहते। फिर बात आती है दो वर्ड्स पे, एक विलिंगनेस और एक एबिलिटी। डिमांड वही चीज डिमांड होगी आपकी जिसमें कंज्यूमर की विलिंगनेस हो। जो भी गुड्स कंज्यूमर अपनी इच्छा से खरीदता है वो उसकी डिमांड है। क्योंकि अगर मैं फूड अपनी इच्छा से खा रहा हूं, मेरी डिमांड नहीं होगी, वो मेरी नीड्स है। मेरी इच्छा हो या ना हो मुझे फूड कंज्यूम करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। क्लोथिंग इच्छा हो या ना हो पहनना पड़ेगा। शेल्टर हो या ना हो रहना तो है ही, अदरवाइज धूप गर्मी बारिश। ठीक है, तो सीधी बात है, डिमांड वही आपकी चीज होगी जिस पर कंज्यूमर की विलिंगनेस हो। अगर इस चीज को खरीदने की आपकी विलिंगनेस नहीं है, इच्छा नहीं है, तो बस मत खरीदो। और अगर आप खरीद रहे हो फिर भी, तो वो आपकी वांट है, डिमांड नहीं है। क्योंकि इंसान मजबूर तभी होता है जब वो चीज उसकी जरूरत बन जाती है। ठीक है, अब मैं मेडिसिन खरीदने गया, 2000 2500 रुपए की मेडिसिन थी, लेकिन मुझे खरीदना पड़ेगी, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मेरी डिमांड है, इट इज माई वांट। क्योंकि मेडिसिन नहीं ली तो बस मैं चला गया। क्लियर? तो कंज्यूमर की विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए गुड्स को खरीदने की, और साथ ही साथ उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। एबिलिटी मतलब आपके पास इतनी परचेसिंग पावर होनी चाहिए, आपकी परचेसिंग पावर या फिर इनकम भी कह सकते हो। आपकी इतनी परचेसिंग पावर होनी चाहिए या आपकी इतनी इनकम होनी चाहिए कि जिस गुड्स की आप डिमांड कर रहे हो, जिस गुड्स को आप खरीदना चाहते हो, आप उस गुड्स को अपने इनकम की वजह से खरीद सको। आपके पास इतनी परचेसिंग पावर हो कि आप उस गुड्स को खरीद पाओ। क्लियर? तो डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आप खरीदोगे, और एक कंज्यूमर जो खरीद रहा है वो खरीदना भी चाहता है, एज वेल एज उसके पास इतनी परचेसिंग पावर है कि वो गुड्स को खरीदेगा, तभी डिमांड बनेगी। ठीक है, नहीं तो क्या बन जाएगी? अगर नहीं खरीद पा रहा होगा तो डिजायर बन जाएगी। अच्छा, फिर एट ईच पॉसिबल प्राइस, ऐसा क्यों दिया है? ऐसा इसलिए दिया है बिकॉज प्राइस विल नॉट remain constant all the time। क्या होता है ना, एट ईच पॉसिबल, अरे यार मैंने पूरा लिखा ही, यहाँ पे प्राइस लिखना, ठीक है, एट ईच पॉसिबल प्राइस। सो यहाँ पे मैंने एट ईच पॉसिबल प्राइस क्यों लिखा है, गिवन प्राइस क्यों नहीं लिखा? जस्ट बिकॉज किसी भी गुड्स को आप ले लो, किसी भी गुड्स को कंसिडर करो,
उसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, अगर आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो उसका प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट ही मिलेगा। कल 10 रुपए था, आज 12 हो गया, अपन को पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट्स देखोगे, रोज दाम बढ़ते हैं और घटते हैं, है ना। व्हीट हो गया, शुगर हो गई, ऑयल हो गया, रोज दाम बढ़ते हैं और घटते हैं। हाँ, जो पैकेट्स वाला सामान आता है जैसे बिस्किट्स या चॉकलेट्स, इसका प्राइस नहीं बढ़ता। क्लियर, क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो होती है ना, वो इतनी हैवी उसमें बनती है और उसकी ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है, मतलब एक्सपायरी अच्छी होती है, तो उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि लोगों के अट्रैक्शन में वो चीजें इतनी आ गई कि प्राइस बढ़ने और घटने की वजह से लोग उसको खरीदना छोड़ देंगे, तो वो क्या करते हैं, क्वांटिटी गिराते हैं। कभी है ना कंपेयर करना एक पार्ले जी के बिस्किट को सन आईटीसी के किसी बिस्किट से। आईटीसी मतलब वही सनफीस्ट। हमेशा एक जैसा होना चाहिए, लेकिन जैसे है ना पार्ले जी का एक डाइजेस्टिव टाइप कोई बिस्किट आता है, डाइजेस्टिव बिस्किट पता हो ना, आटे से जो बनता है ना, जो जिसको कम दुबला होना वो लोग खाते हैं जो, उसके साथ सनफीस्ट का डाइजेस्टिव देखना, दोनों का प्राइस सेम है, दोनों का वेट भी सेम है, लेकिन पार्ले थोड़ा सा छोटा है और आईटीसी का जो सनफीस्ट का जो बिस्किट है वो थोड़ा सा बड़ा है, वेट भी सेम है। अब अगर तुम लोग जाओगे दोनों को देखोगे तो कौन सा खरीदोगे? ऑफ कोर्स सनफीस्ट का खरीदोगे। दिस इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। चल उसको छोड़ो, गलत जगह पहुंच गए अपन। तो अपना मुद्दा ये था कि प्राइस क्या है सर, बार बार फ्लक्चुएट होता है। इन सभी चीजों का नहीं होता तो इनको साइड लाइन पे रखना। क्यों नहीं होता? क्योंकि यार कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। अगर चॉकलेट 10 की चॉकलेट 15 में बिकेगी, डेयरी मिल्क नहीं खाओगा, क्योंकि बोलोगे यार क्यों खाऊं मैं इतनी महंगी, क्योंकि अब वो दिमाग में घुस चुकी है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, साइज छोटा करते जा रहे हैं, रख 5 ही रहे हैं, तो अल्टीमेटली कर तो वो कुछ ना कुछ रहे है ना। चलो, तो प्राइस जो है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता है। थ्रू आउट द लाइफ कभी भी देख लेना, किसी भी चीज का प्राइस कांस्टेंट नहीं बनेगा। अगर प्राइस कांस्टेंट रहेगा तो क्वालिटी बिगाड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो वो लोग करते ही हैं। तो ये कहा गया है कि भाई डिमांड का मतलब किसी भी प्रोडक्ट की आप कितनी क्वांटिटी को खरीदोगे। आप खरीदना भी चाहते हो, एज वेल एज आपके पास खरीदने के लिए एबिलिटी भी है, पैसा भी है। सर किस प्राइस पे खरीदोगे? ईच पॉसिबल प्राइस। प्राइस 10 हो, 12 हो, 14 हो, मैं उस गुड्स की कितनी क्वांटिटी खरीदूंगा ये डिपेंड करेगा उसके प्राइस के ऊपर। प्राइस ज्यादा होगा तब मेरी डिमांड क्या रहेगी, प्राइस कम होगा तब मेरी डिमांड क्या होगी। तो कुल मिला के डिमांड का मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आप अगर खरीदने जाओगे तो पहली बात आप खरीद सकते हो और आपके पास आपको खरीदने की इच्छा भी है, मतलब विलिंगनेस भी है। अब किस प्राइस पे खरीदोगे? सर प्राइस तो रोज फ्लक्चुएट होता है, तभी तो यहाँ पे क्वांटिटी लिखा है कि आप उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी खरीदोगे। अगर प्राइस चेंज हो गया, फिर प्राइस चेंज हो गया तो कितनी क्वांटिटी खरीदोगे, फिर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। शायद मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मान लो कोई चॉकलेट कंज्यूम करते हो, तो साल भर में कितनी करते हो, 6 महीने में कितनी करते हो, एक दिन में कितनी करते हो, एक साल में कितनी करते हो, 10 साल में कितनी करते हो। तो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैं आपको बोलूंगा कि एक पीरियड सेलेक्ट कर लो, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, और मुझे बताओ आपने चॉकलेट कितनी खाई साल भर में। तो तुम बताओगे जब चॉकलेट का प्राइस 10 रुपए था तब मैंने उसकी इतनी क्वांटिटी खरीदी, जब 12 प्राइस हुआ तब मैंने इतनी क्वांटिटी खरीदी, जब 16 प्राइस हुआ तब मैंने इतनी क्वांटिटी खरीदी। एंड थ्रू आउट द ईयर आई हैव विलिंगनेस टू बाय दैट प्रोडक्ट एज वेल एज आई एम एबल टू परचेज दैट प्रोडक्ट। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड डिमांड। ठीक है, तो डिमांड क्या है सर? डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो यू हैव टू गिव सम टाइम। एक टाइम सिलेक्ट करके आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बोल दिया भाई बताओ, तो वो पूछेगा सर कितने महीने की डिमांड बताऊं, कितने टाइम की डिमांड बताऊं। क्लियर? भाई स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट होता है तो तुम्हें पूरा डेटा रहता है, 1 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है, 10 साल का देखना है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड डिमांड फाइनली। कोई दिक्कत डेफिनेशन में? नहीं? क्लियर है? अच्छा, चलो डिमांड हो गया है। अब आ जाओ नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड।
कम से कम 10 मार्क्स बचा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट था इकोनॉमिक्स का, इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। इसके बाद अगर कुछ आएगा तो दैट विल बी सप्लाई, मतलब ये जो 3 चैप्टर्स है ना, कंज्यूमर बिहेवियर में से शायद एक क्वेश्चन आ जाए। कंज्यूमर बिहेवियर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन डिमांड और सप्लाई कम से कम 10 से 15 मार्क्स कंटेन करता है, और ज्यादा ही मान के, ठीक है। बाकी फर्स्ट चैप्टर 5 मार्क्स है ना, बाकी का कॉस्टिंग जो है वो 10 मार्क्स कंटेन करती है, कॉस्टिंग मॉडल, ताकि प्रोडक्शन में ऐसा कुछ खास। चलो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। पहले तो ये आ जाओ कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है डिटर्मिनेंट्स का मतलब? सिर्फ डिटर्मिनेंट्स, डिमांड को साइडलाइन रख दो। सॉरी, एक्सप्लेन तो करो। क्लाइंट बोलेगा कि कोई भी ऐसी चीज जिनकी वजह से मुझे डिमांड के बारे में पता चलता, मतलब किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी चीज की वजह से मेरी डिमांड अफेक्ट होती। अब अफेक्ट बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन क्यों बढ़ रही है, घट रही है? ड्यू टू सम रीजन। क्या है रीजन? सर डिटर्मिनेंट्स आर द रीजन। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट हो रही हो, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वर आल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स डिमांड, या फिर ये भी पूछ सकते हैं नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब नेम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे बताओ इन चारों में से डिटर्मिनेंट कौन सा है। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट, सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट होती है, चलो, प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स। क्या है इसका सीन? एक पर्सन है, इसको सैंडविच बहुत पसंद है। क्लियर? ये रोज जाता है सैंडविच को खाने, ठीक है। अब इसने बताया पूरे 1 महीने का डाटा, पूरे 1 महीने का डाटा बताया कि सर पूरे 1 महीने में मैंने कितने सैंडविच खाए और कब कब किस किस प्राइस पे खाए। तो इसने कहा कि सर जब सैंडविच का प्राइस 50 रुपए था, तब मैंने सैंडविच की 20 क्वांटिटी कंज्यूम की, ठीक है। जैसे ही सैंडविच का प्राइस 10 रुपए कम हो गया, तो मैंने इसको 10 कर दिया, तब मैंने सैंडविच का कंजम्पशन 10 रुपए 10 क्वांटिटी से बढ़ा दिया। जैसे ही सैंडविच का प्राइस 30 रुपए हो गया, तो मैंने सैंडविच का कंजम्पशन और इंक्रीज कर दिया। जैसे ही सैंडविच 20 रुपए का और सस्ता हुआ, तो मैंने सैंडविच का कंजम्पशन और बढ़ा दिया। और जैसे ही सैंडविच 10 रुपए का हुआ, तो मैंने उसका कंजम्पशन और, अब फ्री में तो मिलेगा नहीं, तो मैं जीरो नहीं कर रहा हूं। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स जिसमें एक सैंडविच की डिमांड अफेक्ट हो रही है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। जैसे जैसे प्राइस घट रहा है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है, वैसे वैसे देखोगे तो आपकी डिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी। हर एक पॉइंट पे प्राइस घट रहा है और उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। दिस इज अ ह्यूमन फिनोमिना। अगर तुम लोग भी किसी गुड्स को कंज्यूम करना बहुत पसंद करते हो और उस गुड्स की प्राइस धीरे धीरे कम हो रही है, तो तुम बोलोगे दिस वाज द टाइम, यही एक सही टाइम है इस गुड्स को खरीदने का, यूज करने का या कंज्यूम करने का। क्या पता कल इसकी प्राइस वापस बढ़ जाए और मेरी इच्छाएं ही रह जाए। क्लियर? तो भाई हर कंपनी अपने यहाँ पे सेल वगैरह क्यों लाती है? क्योंकि उसको अपना पुराना स्टॉक क्लियर करना होता है। तो वो सोचती है कि यार ये प्रोडक्ट तो बिकेगा नहीं, क्यों? आउटडेटेड हो गया है। अपन लोग क्या पहनते हैं? जो भाई ट्रेंड में होता है वही पहनता है इंसान।
इस चीज का ट्रेंड जा चुका है, लोग ये चीज पहनेंगे ही नहीं, अब मतलब पहनेंगे तो ठीक, खरीदेंगे नहीं। तो स्टॉक क्लियरिंग सेल जो 70% 80% ऑफ चलता है, वो क्यों चलता है? ताकि भाई हम जिस गुड्स का प्राइस 100 रुपए है उसको 40 रुपए में बेचेंगे ना, तो जो पर्सन उसको नहीं भी खरीदना चाहता होगा ना, वो भी खरीद लेगा। तो इस वजह से मार्केट्स में सेल निकलती है। अब कोई नई कंपनी आती है, जैसे जोमेटो नई नई आई थी, उबर ईट्स नई नई आई थी, तो ये कंपनी ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने सैंडविचेस, है ना, बर्गर्स और जो भी चाइनीज आइटम, जो भी आइटम था, सब कुछ 30 रुपीज 20 रुपीज किस लेवल तक गिर गए थे वो लोग। मतलब वो कह रहे थे आप तो खाओ, 10 का खाओ या 20 का खाओ, बट कंज्यूम करो। क्यों? क्योंकि उनको पता था भाई इंडिया के लोग हैं, ऐसे तो मानेंगे नहीं कि नई कंपनी आ गई। भाई अपन को अगर कोई बोलेगा कि है ना रेस्टोरेंट तक जाने का 50 रुपए, मतलब 50 रुपीज में रेस्टोरेंट में सैंडविच मिलेगा और घर पे 70 रुपए का मिलेगा, तो अपन तो ऐसे कि बोलेंगे 20 रुपए बचाने के लिए रेस्टोरेंट चले जाएंगे। तो भाई इंडिया के लोग इतने ऐसे हैं, इस वजह से इन लोगों ने ऐसे ऐसे डिस्काउंट दिए, ऐसे ऐसी चीजें बताई। आज जोमेटो को देख लो कहाँ पहुंच गया, खुद का आईपीओ लॉन्च कर दिया इंडिया में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना? तो उसने जैसे जैसे अपने प्रोडक्ट के प्राइस गिराता गया, उसकी सेल बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर जो है प्राइस जैसे ही गिरता है वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। जिस गुड्स को 40 रुपए में बिकना चाहिए वो 20 में बिक रहा है, तो यार ये तो अपन लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, फटाफट ग्रैब कर लो। यही चीज कंज्यूमर करता है। सो लॉ ऑफ डिमांड जो अभी अपन पढ़ेंगे ऑल दो, लेकिन जब प्राइस ऑफ गिवन गुड्स है ना, इट इज लॉ ऑफ डिमांड ओनली, कुछ और नहीं है ये। जो ये कहता है कि सर जैसे जैसे आपका प्राइस कम होगा, वैसे वैसे आपके गुड्स की, जैसे यहाँ पे गुड्स क्या था, सैंडविच, वैसे वैसे आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी कंज्यूमर सोचेगा कि जो गुड्स भाई कल तक 50 का मिलता था, आज वो 20 रुपए का 10 रुपए का मिल रहा है, तो इट इज द टाइम to increase our demand of that particular goods. Clear? तो सबसे पहला फैक्टर है सर प्राइस। प्राइस की वजह से किसी भी गुड्स की डिमांड में चेंज हो सकता है। क्लियर? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो, बस आपकी नीड्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? मतलब एक्सेप्शंस भी हैं लॉ ऑफ डिमांड के, पढ़े होंगे तुम लोगों ने, कॉन्स्पिशियस गुड्स होते हैं, है ना, और गिफन गुड्स होते हैं, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, रेयर आर्टिकल्स होते हैं, प्रेस्टीज, हाँ वही कॉन्स्पिशियस प्रेस्टीज। क्लियर? तो एक्सेप्शन है। तो अभी मेरे सामने ये मत बोलना कि सर अगर नमक की बात करें तो नमक की डिमांड कम नहीं होगी, प्राइस कितना ही बढ़ जाए। तो हाँ, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस, है ना। हैबिट्स के साथ ऐसा है, सिगरेट 50 की भी जाए तब भी पियेंगे ना यार, है कि नहीं? हाँ। तो हैबिट्स को साइडलाइन रखना, बहुत सारी चीजें हैं, एक्सेप्शंस हैं, उसको साइडलाइन रखना। फिर किसी भी गुड्स को कंपेयर करना। अगर गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर? क्योंकि इंसान ज्यादा भी पे नहीं करेगा बहुत, और कम, अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी खरीद। ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट डिटर्मिनेंट जिसकी वजह से आपकी डिमांड अफेक्ट होती है। चलो अब आ जाओ सेकंड पे। इसका ग्राफ ब्लॉक डिमांड के साथ समझाऊंगा, अभी कोई सेंस नहीं है ना। सेकंड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दो हो गए। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जांपल है एक टी और कॉफी। चलो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? वन गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर in place of another, which gives same level of
satisfaction to the consumer. This is substitute. Complementary, goods which are dependent on each other and cannot be used alone. They can be used together. They should be used. So this is substitute goods and this is complementary goods. Complementary का example car, petrol, है ना, pen और ink. There are so many things. Tea और sugar can be. चलो पहले आ जाओ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है. सर कोई भी ऐसे गुड्स जिसको मैं एक गुड्स की अवेलेबिलिटी ना होने पर दूसरे गुड्स को कंज्यूम करूं और मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहे, कम ना हो, सेम रहे, है ना. कोई भी ऐसे गुड्स जिसको मैं एक दूसरे गुड्स की प्लेस पर यूज कर सकता हूं जिससे मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है. मतलब अगर चाय का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या मैं कॉफी पे शिफ्ट हो सकता हूं? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि कॉफी और चाय लगभग मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे. ये नहीं बोलूंगा कि एग्जैक्ट चाय और कॉफी एक ही चीज होती है, दे बोथ वर डिफरेंट गुड्स, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर का लगभग एक जैसा ही रहे. क्लियर? अगर घर में चाय नहीं होगी, चाय पत्ती नहीं होगी, तो हम लोग कॉफी बना के पी सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती हैं. तो अगर आप चाय की जगह कॉफी कंज्यूम कर रहे हो या कॉफी की जगह चाय कंज्यूम कर रहे हो तो दे गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स और दोनों ही आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगी, है ना. मैंगो जूस नहीं था तो माजा पी ली, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कोल्ड ड्रिंक कोक नहीं थी तो पेप्सी या थम्स अप पी ली, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्यों? क्योंकि सर ये गुड्स एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो इसलिए हम लोग अगर ये गुड्स अवेलेबल नहीं है तो दूसरे गुड्स से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, है ना. कभी कभी जैसे स्कूल वाला सब्स्टिट्यूट याद करते हो तो दैट इज द डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहां पे ऐसा होता था मैथ्स का टीचर नहीं आता था तो गेम्स लग जाता था, बट दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि अगर मैथ्स का टीचर नहीं आया तो उसकी जगह दूसरा मैथ्स का टीचर आना चाहिए, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन तो सेम मिले. हमारा गेम्स लग जाता था. जो इंसान पढ़ने वाला होता है वो सोचता होगा यार आज तो मुझे क्वेश्चन करने थे, लेकिन टीचर नहीं आया तो उसके लिए तो भाई सेम सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ना. तो सेम सेटिस्फैक्शन जब मिलेगा जब कभी भी आप दूसरे गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो उस गुड्स की प्लेस पे, लेकिन आपका सेटिस्फैक्शन ना तो कम हो रहा है ना ही ज्यादा हो रहा है. क्यों सर? आइडेंटिटी फाई देखो, होमोजीनियस टाइप गुड्स सेम नहीं रहेंगे लेकिन लगभग एक जैसे. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. क्यों? क्योंकि सर उन दोनों को अलग अलग यूज नहीं किया जा सकता और एक गुड्स के बिना वो दूसरा गुड्स कोई काम का नहीं है. जैसे अगर आपके पेन में रिफिल नहीं होगी तो वो खाली पेन किस काम का? कुछ यूज में नहीं आने वाला. अगर आपकी कार में पेट्रोल नहीं है तो कार चलेगी ही नहीं. तो ये गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है. कार के ऊपर पेट्रोल डिपेंड है, पेट्रोल भी कार के ऊपर डिपेंड है. अगर कोई कार नहीं खरीदेगा तो पेट्रोल कहां से बिकेगा? ये मत बोलना कि बाइक से बिकेगा, है ना. ऑटोमोबाइल में सब ले लो, कार बाइक सब ले लो. अगर ये चीज नहीं होगी तो पेट्रोल कैसे बिकेगा? और अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार और बाइक नहीं खरीदेंगे, बोलेंगे हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जाएंगे, साइकिल खरीद लेंगे, है ना. तो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं. शुगर के ऊपर चाय डिपेंड होती है. भाई अगर शक्कर के प्राइस ज्यादा हो गए तो आप चाय पीना कम कर दोगे, घर में चाय बनना कम हो जाएगी, घर वाले बोलेंगे सुबह से शाम तक एक चाय पियो. क्यों? क्योंकि शुगर की प्राइस बढ़ गई. और शुगर तो इम्पोर्टेंट है ना, लगभग, है ना, क्योंकि भाई फिर बोलो शुगर पेशेंट की सकती है. ठीक है.
इसके अलावा पेन और इंक, ठीक है, इंक का प्राइस बढ़ गया तो पेन खरीदोगे क्या? खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, नहीं तो दूसरी तरीके के पेन खरीदेंगे। चलो अब देख लो इसमें होता क्या है। एक पूरा वो बनाऊंगा टेबुलर स्टेटमेंट, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे, है ना, फिर तुम लोगों को अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो अपन यहाँ पे चाय का प्राइस लिखते हैं और चाय की डिमांड लिखते हैं। कॉफी, चलो तो एक जगह हो गई सर हमारी चाय और एक जगह हो गई हमारी कॉफी। क्या हुआ सर, चाय मिलती थी 10 रुपए की, कॉफी मिलती थी 15 रुपए, ठीक है। सर चाय पीते थे 100 लोग, 10 रुपए की चाय एक दिन में 100 लोग पीते थे। कॉफी आती थी 15 रुपए की और कॉफी पीते थे 150 लोग, 150, ठीक है। सर चाय जो है ना, आज भी चाय का प्राइस 10 रुपए है, और जो कॉफी है ना सर, कॉफी का प्राइस हो गया 20 रुपए। जो लोग कॉफी पी रहे थे, जो 150 लोग कॉफी पी रहे थे, क्या अभी भी 150 लोग कॉफी पियेंगे? नहीं, कॉफी का प्राइस बढ़ गया सर। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो आज भी कॉफी पियेंगे, लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग क्या बोलेंगे कि हमें कॉफी नहीं पीनी। तो सर यहाँ पे ध्यान देना, कॉफी की बात कर रहा हूं। कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से, यहाँ पे कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे सिर्फ कॉफी में पता है क्या चल रहा है, लॉ ऑफ डिमांड। और पता है क्या, जो ऊपर आपने टॉपिक पढ़ा है ना, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, ये कॉफी के साथ हुआ है। देखो अभी चाय को भूल जाओ, देखो ही मत, सिर्फ इतना पोर्शन देखो। यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से कॉफी की डिमांड कम हो गई। क्या काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड, या फिर जो अपन ने ऊपर अभी पढ़ा है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, ठीक है। अब इस पे फोकस मत करो, अब आ जाओ चाय पे। सर जो 50 लोग कॉफी छोड़ के गए हैं, उनको कुछ तो चाहिए ना पीने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो लोग किसके पास जाएंगे, कॉफी के सब्स्टिट्यूट के पास। कॉफी का सब्स्टिट्यूट क्या है सर, चाय। तो जो 50 लोग यहाँ से छोड़ के गए हैं, एग्जैक्टली 50 लोग नहीं पियेंगे, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीना स्टार्ट कर देंगे। तो चाय की प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, चाय की प्राइस में 1 रुपए का, 1 पैसे का चेंज नहीं हुआ, फिर भी चाय की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से। तो यहां हम क्या बोलेंगे कि सर प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट बट ड्यू टू increase in price of coffee, demand of tea increases। तो सर कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से, कॉफी की प्राइस बढ़ने की वजह से चाय की डिमांड इंक्रीज हो गई। तो जब कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ो तो सिर्फ उस गुड्स पे फोकस करना जिसकी प्राइस कांस्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे जो अगर तुम देखोगे ना कॉफी पे, तो कॉफी पे कुछ नहीं, लॉ ऑफ डिमांड ने काम करा है। कॉफी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड कम हो गई, यहाँ तो लॉ ऑफ डिमांड है सर। ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो हमें सिर्फ चाय पे फोकस करना है। तो हम क्या बोलेंगे सर, चाय की प्राइस कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी चाय की डिमांड बढ़ गई ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या था, कॉफी की प्राइस में इंक्रीज होने की वजह से लोगों ने कॉफी पीना छोड़ दी और कहां पे आ गए, चाय पे शिफ्ट हो गए। ऐसा अपन लोग करते हैं या नहीं करते? अपन लोग भी करते हैं। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो अपन भी उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे। क्लियर? सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो फिर मजबूरी में वो कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट मिल गया तो मैं फटाफट अपने प्रोडक्ट को शिफ्ट कर दूंगा। आया समझ? पक्का? अब इसका ग्राफ बना के देख लो, ठीक है। कॉफी का ग्राफ बनाओ पहले। कॉफी का ग्राफ कैसा बनेगा? बहुत सिंपल है,
कितना है प्राइस 10, 15 और 20। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 10 और यहाँ 20, 15 बीच में। और डिमांड कितनी है 100 और 150, 100 और यहाँ पे 200 तो 150 यहाँ पे। प्राइस कितनी है 15, 15 पे 150 और 20 में 100। ये बन गया किसका, कॉफी का। हमेशा याद रखना एक्स एक्सिस पे क्या आता है डिमांड और वाई एक्सिस पे क्या आता है हमेशा प्राइस। हमेशा नहीं, एक्स एक्सिस पे डिमांड आता है, वाई एक्सिस पे अदर फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किसने काम किया सर, लॉ ऑफ डिमांड या फिर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। याद रखना, बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस चीज पे क्योंकि इंसान कंफ्यूज हो जाता है और कॉफी के बारे में लिखा था, मतलब कॉफी के बारे में लिख सकते हो क्योंकि चेंज किसी के भी प्राइस में हो सकता है ना। जो भी चेंज आया, चाय की डिमांड जैसे भी इंक्रीज हुई, उसका रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ टी का वो बना लेते हैं, ये तो कॉफी का था, अब चाय का भी बना लेते हैं। कितनी है प्राइस कांस्टेंट, ये देखो ये बनेगी प्राइस लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन, 10 रुपए, यहाँ पे लिख दो प्राइस। डिमांड में पहले 100 फिर 130, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150 तो 130 यहाँ पे कहीं लाया करें, ये और ये, तो ये बन गया हमारा चाय का डिमांड का। क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या हुआ सर, चाय की डिमांड यहां से उठकर यहां शिफ्ट हो गई, क्यों, ड्यू टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या था सर, कॉफी की प्राइस बढ़ी तो लोगों ने चाय ज्यादा पीना शुरू कर दिया। क्लियर, 100% डन। अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री, फिर अपन क्लास फिनिश। कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग तो मैं समझा चुका सर, कोई भी ऐसी गुड्स जो दूसरे के बिना अधूरे हैं, डिपेंडेंट गुड्स है सर। अगर आप चाहते हो पेट्रोल खरीदना तो उसके लिए कार होनी चाहिए, पेट्रोल खरीद के क्या करोगे, और अगर आपके पास कार है तो पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही पेन और इंक है ना, पेन बिना इंक के कोई काम का नहीं है, वैसे ही कार में पेट्रोल नहीं है तो कार भी कोई काम की नहीं है। तो अपन दो गुड्स को लेते हैं, कार और पेट्रोल। ये हो गया कार का प्राइस और ये हो गई कार की डिमांड। ये हो गया पेट्रोल का प्राइस और ये हो गई पेट्रोल की डिमांड, ठीक है। पेट्रोल की डिमांड पे फोकस बिल्कुल मत करना है ना, जैसे यहाँ पे अपन को क्या नहीं करना है, यहाँ पे अपन को कॉफी की डिमांड पे, हाँ कॉफी की डिमांड पे फोकस करना। अच्छा, पेट्रोल का प्राइस सर, पहले इंडिया में पेट्रोल मिलता था 60 रुपए लीटर, ठीक है, मान लो, अज्यूम कर लो, खुश मत होना है। और कार जो है, कार का प्राइस था 10 लाख रुपए। सर लोग 10 लाख की कार हर साल 200 कार खरीदते थे हर साल, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए। एकदम से क्या हुआ सर, पेट्रोल का जो प्राइस है ना वो 60 से 110 हो गया जो आज है। तो जो लोग 10 लाख की, या 10 लाख मत करो, बहुत बड़ी कार हो गई है, ऑल्टो टाइप कार बनाते हैं ताकि हर इंसान खरीदता है। 4 लाख की गाड़ी 200 लोग खरीद, गाड़ी आज भी 4 लाख की है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली जो प्लान कर रही थी ऑल्टो परचेज करने के लिए, वो क्या बोलेगी, 110 रुपए का पेट्रोल। अगर मुझे ऑल्टो से, अगर मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर है और अगर मुझे रोज मेरे ऑफिस जाना होगा ऑल्टो से, तो महीने में 20 दिन में ऑफिस जाऊंगा, मतलब हर महीने में 20 दिन में हर मैं गाड़ी कितनी चलाऊंगा, 5 किलोमीटर जाना, 5 आना, 10, 200 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलेगी। और एवरेज कितना देती है गाड़ी, 20 का। तो मेरा 10 लीटर पेट्रोल लगेगा महीने भर में सिर्फ ऑफिस आने जाने के लिए, इंटू 110, कितना हो गया, 1100 रुपए। ये तो कुछ नहीं, नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो भाई मुझे सिर्फ ऑफिस आना जाना नहीं है, रिलेटिव्स क्या जाऊंगा, महीने में एक ट्रिप, ये वो ऐसे कर करके अगर हो गया तो 6000 7000 तो मेरा पेट्रोल लग जाएगा, और कमाता तो मैं 10,000 ही हूँ।
तो उस सिनेरियो में जो एक मिडिल क्लास फैमिली सोच रही थी कार खरीदने की, वो पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से कार की डिमांड जो है ना यहाँ पे 160, 170 या 180 हो जाएगी, क्योंकि वो ये कहेगी कि पेट्रोल का प्राइस हम लोगों के ऊपर इतना भारी पड़ेगा, सो इट इज बेटर कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर लें, क्योंकि बिना पेट्रोल के कार तो चलनी है नहीं, लेकिन अगर कार खरीद ली तो इतना महंगा पेट्रोल कौन भरवाएगा, सो इट इज बेटर। ऐसा नहीं कह रहा कि हर इंसान यही सोचेगा, जो पर्सन को प्राइस से बहुत इनकम, जिस इंसान की बहुत नॉर्मल है, कम इनकम है, तो वो इंसान हमेशा यही सोचेगा। वो क्या कहेगा कि सर पेट्रोल के दाम बढ़ने से, पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज होने से हम लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी। क्लियर? इसकी जगह पेन और इंक का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर इंक की प्राइस बढ़ गई तो तुम लोग पेन खरीदना कम कर दोगे, फिर ऐसा पेन लोगे जिसमें इंक अपने आप लगी लगाई आती है। क्लियर? सो इस सिनेरियो में क्या हुआ, अगर पेट्रोल को हटा दो, सिर्फ कार ही कार का ग्राफ बनाओ, तो सर कार की डिमांड कैसी है, कांस्टेंट है, कार की प्राइस कांस्टेंट है सर 4 लाख, और कार की डिमांड पहले थी 200 और अब हो गई 160। इस तरीके से ग्राफ बनेगा और यहां से डिमांड यहां शिफ्ट हो रही है, क्यों? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट इफेक्ट, या फिर क्या कह सकते हैं, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, द डिमांड of car decreases as both car and petrol are dependent on each. That's so sir, this is the complement effect, जहां पे आपका प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज होने की वजह से आपकी गुड्स की डिमांड चेंज हो रही है। क्लियर? कंफर्म? पक्का? कोई डाउट नहीं है ना? सो राइट नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।